वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मैं कोमल त्रिवेदी। अगेन हम बात करने वाले हैं कोड BZYET 143 के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। अच्छे से देखते हैं कि आखिर उन क्वेश्चंस में और भी क्या कहा गया है और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें समझना हमने कई बार पढ़ लिया है पर फिर भी एक बार रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइलेंट क्रिएचर्स और साइलेंट कैरियर्स के बारे में जो कि बीमारियों को फैला रहे हैं। कोड के अकॉर्डिंग हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, इंसेक्ट और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में। इंसेक्ट क्या काम कर रहे हैं, वेक्टर का भी काम कर रहे हैं एंड होस्ट का भी काम कर रहे हैं। कुछ होस्ट का भी काम कर रहे हैं और मोस्टली वो क्या करते हैं, वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये वेक्टर एक्चुअल में है क्या? वेक्टर का मतलब क्या है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने से दूसरे होस्ट पर, दूसरा होस्ट मतलब दूसरे पर्सन, दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ऑर्गेनिज्म में बीमारियां फैला रहा है। अब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इंसेक्ट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है और होस्ट मेजरली यहाँ पर कौन होते हैं, ह्यूमंस। जब कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल अपने से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को ट्रांसमिट करता है तो उसे हम वेक्टर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन। इंसेक्ट कैसे होते हैं? ये एक ऐसे वेक्टर हैं या एक ऐसे लिविंग वेक्टर्स हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। उसका जो इम्पैक्ट है वो होस्ट बॉडी पर कैसा हो रहा है, मतलब होस्ट बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि पैथोजन किस तरह का है, वो किस ऑर्गन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। इनके अंदर जो इंसेक्ट की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। यानी जब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, उस डिजीज के साथ साथ उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं या ओवरऑल इंसेक्ट का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटेमोलॉजी या एंटोमोलॉजी। Okay, so insect vectors are the living organism that can transmit infectious pathogen between humans or from the animals to human। मतलब वो इंसेक्ट से भी हो सकता है बीमारी और किसी एनिमल से भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसमिट क्या हो रहा है, पैथोजन का ट्रांसमिशन हो रहा है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। दे आर प्राइमरी एजेंट बिहाइंड द ग्लोबल बर्डन ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस। ये सबसे ज्यादा प्राइमरी बर्डन कॉज करते हैं डिजीज के होने का। मेजरली जो डिजीज होती है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, तो वेक्टर की वजह से होने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज। Medical entomology focuses on the morphology, life cycle and the control measures of these diverse species to protect public health। Entomology का मतलब क्या बताया मैंने, जब हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंटोमोलॉजी में भी हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, इंसेक्ट कैसा दिख रहा है यानी उसकी मॉर्फोलॉजी पर, उसकी लाइफ साइकिल पर और उसको किस तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए। और क्यों कंट्रोल करना है कि ताकि पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करा जा सके, पब्लिक हेल्थ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर डिजीज कॉजिंग वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हमने बहुत सारे वेक्टर्स वैसे प्रेजेंट है बट मेजरली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मॉस्किटो वेक्टर। मॉस्किटो में भी हम 3 तरह के मॉस्किटो वेक्टर के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एनाफ्लिज, सेकंड इज एडिस एंड द थर्ड वन इज क्यूलिक्स। ये तीनों ही क्या है, मॉस्किटो वेक्टर्स हैं। एनाफ्लिज मॉस्किटो के बारे में हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि जो फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो होती है वो मलेरिया की वेक्टर होती है, मलेरिया कॉजिंग वेक्टर होती है। ये जो मलेरिया कॉजिंग वेक्टर है इसके अंदर ये वेक्टर खुद एक होस्ट की तरह काम कर रहा है। पहले हमने पढ़ रखा है कि मलेरिया में 2 स्टेजेस चलती हैं, 2 लाइफ फेजेस चलती हैं, एक जो ह्यूमन होस्ट के अंदर होगी और एक जो वेक्टर होस्ट के अंदर होगी। ह्यूमन होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं और वेक्टर होस्ट को तो नॉर्मली हम होस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन होस्ट के अंदर क्या होता है, ह्यूमन होस्ट के अंदर इनके गैमेटोसाइट्स तैयार होते हैं। गैमेटोसाइट के तैयार होने से पहले कुछ बॉडी के चेंजेस आते हैं जो कि हमने देखे हैं। ठीक है। देन मॉस्किटो होस्ट में क्या होता है, जो ह्यूमन होस्ट में आपके गैमेट्स बन चुके थे उन गैमेट्स का फ्यूजन किसके अंदर होगा, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। देन वहां पर बनते हैं स्पोरोजॉइट्स जो कि इसे वापस किसी और हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होने के बाद उसे भी क्या कर सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। So the anopheles is the primary vector for malaria, characterized by dark wing and a unique resting angle of 45 to 90 degree। मतलब मलेरिया कॉजिंग एजेंट, मलेरिया कॉजिंग वेक्टर है और इसकी पहचान कैसे होती है, जो इनके विंग्स होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, डार्क एंड स्पॉट वाले विंग्स होते हैं।
अ यूनिक रेस्टिंग एंगल, इनका रेस्टिंग एंगल कितना है 45 से 90 डिग्री के बीच में या 90 डिग्री तक। द नेक्स्ट इज एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो क्या क्या बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब, ठीक है। एंड ऑल्सो जाइका वायरस भी इससे फैल रहा है, ठीक है, या जिका जाइका जो भी बोलते हो वो वायरस से फैल रहा है। एडिस मॉस्किटो को हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं और इसका ट्रांसमिशन होने की वजह से क्या होगा, या तो डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जाइका वायरस का ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन होस्ट के अंदर। ओके, द नेक्स्ट इज क्यूलिक्स। क्यूलिक्स मॉस्किटो भी एक ऐसा मॉस्किटो है जिसकी वजह से होने वाली जो डिजीज है, उसे हमने क्या बोला, या उससे होने वाला जो बीमारी है वो क्या है, वेस्ट नाइल वायरस, ये फैल रहा है। और साथ साथ में लिम्फेटिक फाइलेरिसिस भी हो रहा है। हमने कल क्या पढ़ा था, कल की वीडियो में, या जो भी वीडियो आप जब भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो उस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है, इसी के चलते धीरे 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 एलिफेंथियासिस कॉज होती है। पहले लिम्फेटिक सिस्टम पर ये अटैक करता है, देन उसके बाद स्वेलिंग होने की वजह से, बहुत ज्यादा स्वेलिंग बढ़ जाने की वजह से फुट्स में, मतलब पूरे पैरों में और जो ग्रूइंग एरिया है उसमें जब ज्यादा स्वेलिंग बढ़ जाती है तब ये पूरी तरह से एलिफेंथियासिस बन जाता है ना। सो क्यूलिक्स से होने वाली दो बीमारी कौन सी होगी, वेस्ट नाइल वायरस एंड द लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। ये प्रेफर करते हैं, मतलब कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, जहां पर ऑर्गेनिक रिच स्टेगनेंट वाटर हो, साफ सुथरा पानी, ऑर्गेनिक रिच होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिच होना चाहिए, वहां पर क्यूलिक मॉस्किटो अपने आप, वहां पर जो क्यूलिक मॉस्किटोज होते हैं अडेप्ट करते हैं, मतलब उनका जो फेवरेबल जगह है वो क्या है, साफ पानी और वो भी रिच, ऑर्गेनिक रिच। द नेक्स्ट इज लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। बार बार इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये टॉपिक कैसा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। क्यूलिक्स मॉस्किटो इसका क्या है, वेक्टर है। इट इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स क्विनक्वेफेसियाटिस, क्विनक्वेफेसियाटिस। इस मॉस्किटो से जो बीमारी हो रही है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सा सिस्टम इंपैक्ट में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम, लीडिंग टू क्रॉनिक लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा मतलब स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स की क्या होना, स्वेलिंग होना, धीरे धीरे उसमें कैसा आना, रेडनेस आना एंड स्वेलिंग होनी। अक्यूट फेज क्या होंगे, अक्यूट फेज मतलब शुरुआती फेज कैसे होंगे, रिकरेंट फीवर आना, बुखार आना एंड पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन कॉज होता है। The next stage is chronic phase. Acute phase क्या होता है, शुरुआती जो आपको साइंस दिख रहे हैं। Chronic phase क्या है, जब वो साइन ज्यादा लंबे टाइम के लिए बढ़ गए हैं। इसमें सीवियर स्वेलिंग आती है और उसी सीवियर स्वेलिंग को हमने क्या बोला था, एलिफेंथियासिस। अच्छा, ये हो किसकी वजह से रहा था, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, वुचेरिया फैमिली का वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। वुचेरिया फैमिली का वुचेरिया मलई भी एक कॉजेटिव एजेंट है, बट सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ओके, सो सीवियर स्वेलिंग जिसे हमने एलिफेंथियासिस बोला, ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ ड्रेनेज बाय अडल्ट वॉर्म्स। जब अडल्ट वॉर्म्स लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है उनका जो फ्लूइड होता है उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता है अच्छे से। जब ड्रेनेज नहीं होता है तो वही क्या करता है, आसपास एक्यूमुलेट होता जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्यूमुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे स्वेलिंग बढ़ती है और वैसे वैसे ही क्या होता है, एलिफेंथियासिस उस पार्ट को, लेग एंड ग्रूइंग एरिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये किससे हो रही है, ये वर्म से फैलता है, ठीक है, रिंग वर्म से। द नेक्स्ट वन इज देखो, ग्लोबल डिजीज ट्रांसमिशन ट्रेंड। जैसे कि 2020 से लेकर 25 का ग्राफ शो क्या कर रहा है कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो अब बहुत ज्यादा क्या है, ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड मतलब कि उनका जो रेट है वो हद से ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। 2020 से कंपेयर करोगे 2025 को तो इसका रेट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है और इसीलिए इसको हम क्या करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बीमारियां हो रही है, जो उनका कॉजेटिव एजेंट है, जो उनकी सिम्टम्स हैं और जो उनकी रोकथाम है, कंट्रोल मेजर्स है, उन्हें प्रॉपरली हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। हाउ यू मैनेज अ वेक्टर जिससे तुम पब्लिक हेल्थ को सिक्योर कर सको, बचा सको सबको। सबसे पहले लार्विवोरस फिशेस का पॉन्ड्स, लेक और आसपास जहां भी पानी वाली जगह है वहां पर इन्हें क्या किया जाए, इन्वेट किया जाए, वहां पर इन्हें लाया जाए। क्यों,
क्योंकि जो लार्विवोरस फिशेज होती हैं ये लार्वा पे फीड करती हैं, मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती हैं। जब मॉस्किटो लार्वाज होंगे ही नहीं, जब वेक्टर है ही नहीं, तो वेक्टर से फैलने वाली डिजीज भी नहीं होगी। जैसे ही मॉस्किटो अपने एग को ले करेंगे, उस एग के हैच होने पर लार्वा बनेगा। तो उस लार्वा के, जब लार्वा प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो लार्वा किसी तरह की बीमारी किसी और तक कैसे पहुंचा पाएगा, है ना, पैथोजन कैसे पहुंचा पाएगा। तो लार्विवोरस फिशेस को लेकर आना। लार्विवोरस फिशेस में भी दो फिशेस के नाम बताए थे, एक गम्बूशिया अफिनिस एंड गप्पी फिश। ये वाटर बॉडीज में जैसे ही इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, ये कंज्यूम कर लेती है मॉस्किटो लार्वा को और वेक्टर का मैनेजमेंट हो पाता है। द नेक्स्ट इज बीटीआई बैक्टीरिया। जो बीटीआई बैक्टीरिया है, इसमें बीटी वर्ड हमेशा याद रखो, पहले से हमने पढ़ रखा है। बैसिलस थुराइनजेंसिस के बारे में बात हो रही है, जो कि एक बैक्टीरियम है, और इस बैक्टीरियम से बहुत सारी जो क्रॉप यील्ड्स होती हैं उनको बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रॉप में भी क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है मॉस्किटो के लार्वा जो होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जो क्रॉप यील्ड है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहां पर भी क्या कर सकते हो, बीटी भी है वो उस पर फीड ऑन कर लेगा। यूजिंग बैसिलस थुराइनजेंसिस इज़राइलियनेसिस टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट सेलेक्टिवली किल लार्वा। मतलब कि बीटी टॉक्सिन जब रिलीज हो रहा है, बीटी टॉक्सिन के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है, जो बीटी टॉक्सिन है ये जैसे ही किसी टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पर के गट वॉल में एंटर करता है, वो प्रोटॉक्सिन किस में चेंज होता है, टॉक्सिन में। और वही टॉक्सिन क्या करता है, एल्कलाइन पीएच मतलब मिलने के बाद जब वो टॉक्सिन बन चुका है, तो वो टॉक्सिन उसी वक्त क्या करेगा, उसके एयर पैसेज को ब्लॉक कर देगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, वहीं पर मर जाएगा। सो यहाँ पे टॉक्सिन से क्या हो रही है, लार्वा की किलिंग हो रही है। द नेक्स्ट इज एमडीए प्रोग्राम। एमडीए प्रोग्राम इज अ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये तब चलाया गया था, ये कह सकते हो कि क्यों चलाया जाता है, कि ताकि हम एनुअली ये चेक कर सके कि कितने माइक्रोफाइलेरिया, मतलब ये चेक कर सके कि आखिर हमने ह्यूमन जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, वहां पर माइक्रोफाइलेरिया जो वो होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनसे किस तरह से बचा सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट करना है कि कितना रेट गिरा, डिजीज का रिस्क कितना कम हुआ, ये सब मैनेज करने का काम किसका है, एमडीए प्रोग्राम्स का। ओके, इज अ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लियर माइक्रोफाइलेरिया फ्रॉम द ह्यूमन होस्ट पॉपुलेशन एनुअली। ये सालाना किया जाता है। द नेक्स्ट इज द रैट फ्ले। द रैट फ्ले अगेन, अब यहाँ पर रोडेंट से होने वाली जो बीमारियां हैं, रोडेंट से फैलने वाले जो पैथोजेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। द रैट फ्ले, ज़ीनोसाइला क्योपिस, द प्राइमरी वेक्टर ऑफ बubonic प्लेग एंड मुरिन टाइफस। ये जो महाशय हैं, ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। पिक सामने दिख रही है, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। नाम क्या है, ज़ीनोसाइला क्योपिस। और किस चीज के वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, बुबोनिक प्लेग और मरीन टाइफस के। इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड एक्टोपैरासाइट ऑफ रोडेंट दैट एक्सीडेंटली इन्फेक्ट्स ह्यूमन। ये क्या करते हैं, ये एक एक्टोपैरासाइट्स हैं जो रोडेंट एनिमल्स में मिलते हैं, और ये एक्सीडेंटली ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। इट अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनके बीच में क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें एग, लार्वा और प्यूपल स्टेज के बाद एडल्ट स्टेज आती है। यानी यहाँ पर डायरेक्ट एडल्ट स्टेज या प्री मैच्योर एडल्ट स्टेज नहीं दिखती है। पहले क्या दिखेगा, एग, लार्वा, देन प्यूपा, और आफ्टर दैट एडल्ट स्टेज। The larva feed on iron rich debris from adult feces. जो लार्वा होते हैं वो एडल्ट के फीसिस में से, क्योंकि उनका जो फीसिस होता है वो आयरन रिच होता है, उसी फीसिस पर क्या करते हैं, फीड ऑन करते हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं कि जो पैरासाइट है ये अडेप्ट कैसे कर रहा है, उसके बारे में नहीं, सॉरी, मतलब पैरासाइट कैसे अडेप्ट कर रहा है। लेटरल फ्लैटनिंग। लेटरल फ्लैटनिंग मतलब बॉडी क्या है, हाईली कंप्रेस्ड है, जो कि क्या कर सकती है, होस्ट बॉडी पर जो फर प्रेजेंट है उस फर में से ही क्या कर सकती है, एफर्टलेसली अंदर स्लाइड कर सकती है, यानी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। द नेक्स्ट इज टिनिडिया कॉम्स बैकवर्ड पॉइंटिंग ब्रिसल्स दैट एंकर द फ्ली इनटू हेयर। अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पर बैकवर्ड क्या प्रेजेंट है, ब्रिसल्स प्रेजेंट है, जो कि एक ग्रेट एंकर प्रोवाइड करेंगे, अच्छी पकड़ प्रोवाइड करेंगे। जब पकड़ अच्छी होगी तो क्या होगा, जब पकड़ अच्छी होगी तो प्रिवेंट करेंगे इट्स रिमूवल, रिमूव नहीं हो पाएंगे, है ना। द नेक्स्ट इज सोल्टेरियल लेग्स। सोल्टेरियल लेग्स मतलब मैसिव हिंड लेग्स मॉडिफाइड फॉर लीपिंग लॉन्ग डिस्टेंस।
दूर तक की डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं कि ताकि ये नए होस्ट तक पहुंच सके। द नेक्स्ट इज सकिंग माउथ पार्ट, मतलब इनका माउथ का पार्ट कैसा है, सकिंग है, जो कि अगर अटैच हो गया देन न्यूट्रिशन को सक कर लेगा। स्पेशलाइज्ड फॉर पियर्सिंग स्किन, स्किन को पियर्स करेगा एंड ड्रॉइंग द न्यूट्रिएंट रिच होस्ट ब्लड, ब्लड को सक करने का काम करेगा जैसे कि एक मॉस्किटो करता है, सेम वैसे। ओके, द नेक्स्ट इज कंपैरेटिव ट्रांसमिशन मोड, आपको कंपैरिजन करना है ट्रांसमिशन मोड्स को। पहला मोड है प्रोपेगेटिव मोड, प्रोपेगेटिव मोड मतलब फैलना, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेकिन कोई भी फॉर्म चेंजिंग दिखाई नहीं दे रही है। इसके एग्जांपल क्या है, प्लेग बैक्टीरिया इन फ्लीज एंड डेंगू इन एडिस, दो एग्जांपल हो गए, प्लेग बैक्टीरिया और डेंगू के, एडिस मॉस्किटो। देन सेकंड वन इज साइक्लोप्रोपेगेटिव, साइक्लिक फॉर्म हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फॉर्म में भी चेंज आ रहा है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, मलेरियल पैरासाइट, जो कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में पाया जाता है। द नेक्स्ट इज साइक्लो डेवलपमेंट, यानी साइक्लिक डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। शुरू से पढ़ा है कि जब तक मल्टीप्लिकेशन होती है तब तक डेवलपमेंट का फेज अलग रहता है। कहने का मतलब क्या, हमने क्या पढ़ रखा है, जब तक सेल डिवाइड हो रही है तो सेल तब डिवाइड होना बंद करती है जब उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ सेल्स होती हैं कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोसीड कर सके, तब जाकर वो डिफरेंशिएट होती है। यानी अगर साइक्लो डेवलपमेंट की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन फेज नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज नहीं होगा, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो चेंज होगा, फॉर्म में चेंजिंग आती रहेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइलेरियल वर्म इन क्यूलिक्स मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो के अंदर जो फाइलेरिया के वर्म्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उनका चेंज फॉर्म मतलब फॉर्म में चेंज आता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। द नेक्स्ट इज मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब ऐसा वेक्टर जो अपने ऊपर पैथोजेंस को लेकर चलता है, कैरी करके चलता है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, ना ही कोई फॉर्म चेंज आएगा, क्योंकि वो क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, लेग के हेयर्स पर हो सकता है, बॉडी हेयर्स पर हो सकता है, लेकिन जब वो बाहर वाले एनवायरनमेंट में है, कोई डेवलपिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, मैकेनिकल वेक्टर है, तो वहां पर ना मल्टीप्लिकेशन होगी ना ही फॉर्म की चेंजिंग होगी। इसका एग्जांपल क्या है, हाउस फ्लाई, जो कि सैल्मोनेला को कैरी करता है। नेक्स्ट इज सैंड फ्लाइज इन इंडिया, सैंड फ्लाइज हमने पढ़ रखा है पहले ही। सैंड फ्लाइज से होने वाली बीमारी का नाम क्या था हमारे पास, इसका नाम था विस्टल लिशमेनियासिस, जिसे हमने लोकली काला आजार या काला आजार भी पढ़ा था, ठीक है। जो विस्टल लिशमेनियासिस है ये प्राइमरीली किससे ट्रांसमिटेड होता है, फ्लेबोटोमास अर्जेंटाइपस से, जिसको हमने कॉमनली क्या बताया था, काला आजार। द पैरासाइट टारगेट इंटरनल ऑर्गन्स, ये पैरासाइट कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है, इंटरनल ऑर्गन को टारगेट करता है, मेनली कौन कौन से ऑर्गन को, स्प्लीन एंड लिवर को। जब ये स्प्लीन को टारगेट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्प्लीन है वो एनलार्ज होता है और उसे हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली, एंड लिवर भी एनलार्ज होता है जिसे हम बोलते हैं हेप्टोमेगैली, ठीक है। जहां पर ये मेगैली वर्ड आ रहा है ये स्टैंड करता है एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन के लिए, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगैली है तो स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा, और हेप्टोमेगैली है तो वो लिवर का एनलार्जमेंट होगा। हेप्टो का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हेपेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है लिवर में, दैट्स व्हाई लिवर को हमने क्या बोला, हेप्टो, एंड हेप्टोमेगैली स्टैंड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। द नेक्स्ट इज की सिम्टम्स इंक्लूड इरेगुलर फीवर, बार बार बुखार आना, वेट लॉस होना, एंड सीवियर अनीमिया, बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ब्लड को सक कर ले रहे हैं, ब्लड की कमी हो रही है, जब ब्लड की कमी हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनीमिया। और अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो चुका है, तब ये क्या कर सकता है, इसकी वजह से अगर तुमने ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं कराई, अर्ली डायग्नोस नहीं कराया, या डायग्नोस कराने के बाद उसकी ट्रीटमेंट में बहुत देर लगाई, तो ये फेटल भी हो सकता है, ठीक है, जानलेवा। नेक्स्ट इज द ह्यूमन बॉडी लाउस, पहले भी पढ़ रखा है, ह्यूमन बॉडी लाउस की वजह से मेनली होने वाली बीमारी कौन सी, पहले ट्रेंच फीवर, ठीक है। द बॉडी लाउस जिसे हमने क्या बोला था, पेडिकुलस ह्यूमनस इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर 3 मेजर डिजीजेस। पहला है एपिडेमिक टाइफस कॉज्ड बाय रिक्टेशिया प्रोवाज़की, ठीक है। द सेकंड वन इज रिलैप्सिंग फीवर कॉज्ड बाय बोरेलिया रिकरेंटिस, एंड द थर्ड वन इज ट्रेंच फीवर कॉज्ड बाय बार्टेनोला क्विंटेना। ट्रेंच फीवर क्यों हुआ था, पहले बता रखा है, ट्रेंच फीवर तब हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर सोल्जर्स को डर्टी ट्रेंचेस में रहना पड़ रहा था, पुअर हाइजीन था, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से बॉडी पर गंदगी की वजह से क्या हुआ, लीस आना शुरू हुए, उन लीस की वजह से धीरे धीरे इन्फेक्शन कॉज होता गया, और तब से उस बुखार का नाम क्या रखा गया था, ट्रेंच फीवर। ओके, आई होप इतना क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम
पिछले 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। कल लाइव क्लास में उसकी बात होगी, सो लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।